वेलकम बैक जी। बात करते हैं दुनिया में रियल एस्टेट के कारोबार की। कोरोना के आलमी वबा के बावजूद 2021 में हाउसिंग मार्केट में इजाफा हुआ है। कम शरह सूद के बायस दुनिया भर में तामीराती शोबे में तरक्की देखी गई। जहां आलमी वबा के बायस दूसरे कारोबार ठप होकर रह गए, वहीं सरमायाकारों ने प्रॉपर्टी में खूब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, जिसमें आज भी तेजी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस हवाले से बहुत सारी दुनिया भर में, और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि जायदाद की फरोख्त में इजाफे के बायस घरों के मालिकान ने भी ज्यादा मुनाफा कमाया है। दुबई का जो लैंड डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक गुज़श्ता साल 52,415 सरमायाकारों ने 148 अरब दिरहम की सरमायाकारी की और मजमूई तौर पर 73.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माशी माहिरान की जानिब से पेशगोई की गई है कि रवां साल के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर में $10 ट्रिलियन का इजाफा मुतवक्के है। ये शोबा दुनिया की इक़्तिसादी तरक्की के सबसे बड़े मुहर्रकात में से एक है। रिपोर्ट्स जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो ये भी बता रही हैं कि इस वबा के बावजूद रियल एस्टेट में सरमायाकारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसमें 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब ये जी अदाद-ओ-शुमार जो सामने आ रहे हैं, ये किस तरह से आ रहे हैं? बात वही है जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कर रही थी कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, जब हर शख्स ये कह रहा है कि जी मैं तो डूब गया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, खाने के लिए नहीं है, बिजनेस में लगाने के लिए नहीं है, तो फिर ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैसे पैसे आ गए हैं जी? हो क्या रहा है एक्चुअली रियल एस्टेट के बिज़नेस में, ये हमें बताएंगे जी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। मियाँ वहाद साहब, बड़ा नाम है पाकिस्तान की जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात होती है। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ वहाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर मेरा पहला सवाल ये ज़रा समझा दीजिएगा, व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक अगर पैसे नहीं है लोगों के पास तो फिर रियल एस्टेट में कैसे पैसा लगाया जा रहा है? और चलें अगर किसी के पास पैसे पड़े भी हैं सरमायाकारों के पास, तो सब हर जगह से बचा रहे हैं, किसी कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, फिर रियल एस्टेट में क्यों, प्रॉपर्टी में क्यों? बिल्कुल अस्मा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट राइज़ किया है और इसकी बेसिकली वजह मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे वर्क करती है। मतलब कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस ऐसा है जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, यानी कि वो चीज़ क्वांटिटी में कम हो जाती है, तो ऑलरेडी उसकी जो प्राइस होती है वो एक्चुअल प्राइस से बढ़ जाती है। ये मैं आपको आंसर कर रहा हूँ जो आपने पूछा कि प्राइसेस क्यों बढ़ी है। अब आ जाते हैं उस सवाल के ऊपर कि आप कह रही हैं कि क्यों, यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये आखिर कैसे ये रुझान वर्ल्ड वाइड देखा गया और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि जो कोविड के अंदर हमने काम किया है, कोविड के अंदर ट्रांजैक्शंस की हैं, वो पिछले 7, 8, 10 सालों में हमने आज तक रियल एस्टेट में नहीं देखी। उसकी अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो उसकी बेसिक वजह मुझे ये लगता है क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा दो तरह के बंदे जो है वो सरमायाकारी करते हैं। एक वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, बाहर मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि कोई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाएं ताकि जब वो दोबारा पाकिस्तान आए या उनके बच्चों के लिए कोई चीज़ बन सके, एसेट बन सके, क्योंकि बाहर प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरे वो सरमायाकार लोग हैं जो कि पाकिस्तान में ही वेल सेटल्ड हैं, उनके पास पैसा है, तो वो भी अपना पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। अब ये दो तबके हैं। मैं ये समझता हूँ तीसरा तबका जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो है वो लाखों करोड़ों का काम होता है। अच्छा, ये जो दो तबके हैं इन्होंने प्रॉपर्टी में इसलिए इन्वेस्ट किया। सबसे पहला तबका जो ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ ने इसलिए इसके अंदर इन्वेस्ट किया, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमारी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स भी होती है, बातचीत भी होती है। जब भी किसी शख्स ने प्रॉपर्टी लेनी होती है वो हमारे साथ पूरा प्लान डिस्कस करता है, अपने इमोशंस शेयर करता है, अपनी फीलिंग शेयर करता है, क्योंकि हमारी उनके साथ एक डिटेल कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद वो किसी पॉइंट पे पहुंचता है कि ठीक है जी मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। सही। अब हमने ये देखा है कि जो ओवरसीज़ बंदा है उसने, जब कोविड के हालात आए, बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जॉब्स चले गई, लेकिन वो लोग 4-5 साल से 10 सालों में उन्होंने कुछ ना कुछ सरमाया जमा किया हुआ था। तो उन्होंने उस वक़्त ये फील किया कि हमें तो नहीं पता कि अब क्या बनता है हमारे साथ, लेकिन एटलीस्ट हम अपने घर वालों के लिए, जो हमारे पास पैसे हैं, जो हमने परदेश काटा है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लें जो हमारे बच्चों के काम आ जाए, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो गई। इसी तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने सोचा कि अब हम पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि वो तब तो नहीं सोचते थे कि हमने पाकिस्तान में रहना है, वो तब यही सोचते थे कि अब हमारा फ्यूचर बाहर है या हम गल्फ में प्रॉपर्टी लेंगे। हालात चूंकि बहुत सारे बेहतर हो रहे हैं, इसलिए अब लोग सोचते हैं कि नहीं हमें वापस पाकिस्तान जाना चाहिए, और इस वजह से भी ज़ाहिर है यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। अच्छा, आप चूंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मियां साहब मैं ये चाहूंगी कि जरा हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा अपना घर स्कीम, जिसके तहत बहुत ही
कम मार्कअप रेट पर आपको आपका अपना घर जो है, हर शख्स का जो ख्वाब होता है उसको आप पूरा कर सकते हैं। उसके तहत क्या मुराद दी जा रही हैं हुकूमत की जानिब से? क्या सिर्फ उसमें यह है कि जी मार्कअप रेट कम है, या फिर रियल इस्टेट सेक्टर को कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं जिससे इस कारोबार में इजाफा हो रहा है, आम आदमी का भला हो रहा है? देखिए, अगर गवर्नमेंट की मैं बात करूं, अपना घर स्कीम डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ साथ एक एडिशन उन्होंने ये भी की थी कि एक इमनेस्टी स्कीम भी रियल स्टेट के लिए लॉन्च की गई। यानी कि इमनेस्टी स्कीम में ये था कि आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा और आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से भी बड़ा बूस्ट मिला। और अपना घर स्कीम जो है वो बेसिकली इनकरेज कर रहा है एक प्राइवेट बिल्डर को भी, यानी कि एक वो बंदा जिसके पास कोई लैंड पड़ी थी, जिसके पास कोई ज़मीन थी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी दी है और एक आम बंदे को भी अपॉर्चुनिटी दी है कि बैंक के साथ मिलके आपको एक आसान एक साथ के ऊपर लोन मिल जाता है और आप जो है अपना घर बाआसानी ले सकते हैं। यानी जो आपने किराया देना था, जो आप कहीं पे मंथली बेसिस पे किराया दे रहे थे, तो उसी किराए में आपकी अब अपनी छत बन सकती है। और जिसमें मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट डेवलपर्स है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियस लिया है और अपनी ऐसी स्कीम्स दी हैं जो कि अब प्राइवेट स्कीम नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट के तहत अप्रूव्ड हो रही है और आम लोगों को भी आम बंदा जो कि पहले सोच नहीं सकता था कि वो प्रॉपर्टी ले, अब वो भी इसके अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जब कोविड की कोई भी नई लहर आ जाती है, कोरोना की जब कोई नई लहर आती है, बहुत सारी खबरें जो है मार्केट में गर्दिश करने लगती हैं। उसमें होता यह है कि एक तो अवाम वैसे भी खौफजदा हो जाते हैं कि पता नहीं नई पाबंदियां लग जाएंगी, कारोबार बैठ जाएगा, तो चलो जो पैसे पास महफूज हैं, जो सरमाया है उसे हाथ में ही रखा जाए कि इन्वेस्ट ना किया जाए। उससे भी कहीं ना कहीं तो लॉस होता है इस इंडस्ट्री का भी। लेकिन बहुत सारे रियल इस्टेट से जुड़े ही सरमायाकार ऐसे होते हैं जो झूठी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि 2022 में हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो क्रैश कर जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ताकि कीमतें जो हैं वो उनकी मर्जी से तय हो पाएँ। कौन लोग होते हैं ये, क्या मकासद होते हैं, क्यों करते हैं, और पाकिस्तान में फिर इनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाते हैं? देखें, इसका मैं सबसे पहले जो लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं उन सबको मैं मुखातिब करते हुए ये कहूँगा कि अगर आप लोग ये देखें कि आपके कोई आबाओ अजदाद का भी घर हो, ठीक है, यानी कि आबाओ अजदाद का घर लेट्स सपोज आपकी 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी एक प्रॉपर्टी है, तो आप देखें कि 40 साल में 30 सालों में मुल्की हालात बहुत अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इकॉनमी जो है उसमें चेंज आता रहता है। आप मुझे कोई भी बंदा इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि जी उनका जो परदादा ने, दादा ने, फोर फादर्स ने अगर 30 लाख रुपए की ज़मीन ली थी, तो आज जी कोविड में या जो भी सर्कमस्टांसिस आए तो आज वो 30 लाख वाली जो चीज़ है वो जी 10 लाख रुपए की हो गई। प्रॉपर्टी हमेशा इंक्रीज़ करती है। ऐसी जो अफवाहें होती हैं वो आपको पता है कि वो आती रहती हैं और उनके मकासद हमेशा कभी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना भी हो सकती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने रियल स्टेट के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, तो माइट भी शायद इस वजह से भी कुछ लोग इस तरह के प्रोपेगेंडास करते हैं, या कुछ ऐसे लोग मार्केट में पाए जाते हैं जिनकी कोशिश होती है कि अपना पैसा इन्वॉल्व करके लोगों से सस्ती ख़रीदारी कर लें ताकि वो उस चीज़ को होल्ड करें और फिर वक्त पे उसको बेच सकें। तो इसलिए भी इस तरह की अफवाहें मिलती हैं, लेकिन इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़, क्योंकि आप रियल इस्टेट एक्सपर्ट हैं, लोगों को बहुत सारे मशवरे आप सोशल मीडिया पर भी दे रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी दे रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम भी किए हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर हमने बहुत सारे इकदाम होते हुए देखे हैं जो जाली होती हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है लेकिन वो लोगों को वो ज़मीन जो है वो बेच देते हैं। इस तरह की सोसाइटीज़ के खिलाफ इकदाम तो हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि कुछ और भी स्टेप्स ऐसे होने चाहिए, कोई वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम होना चाहिए, आप ही लोगों को कुछ ऐसा बना लेना चाहिए, कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पर पता हो कि जी इसके पास एनओसी है नहीं है, या आप लोगों को ये भी एजुकेट करें, जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कि सिर्फ वहाँ पर ज़मीन खरीदें जिसके पास प्रॉपर एक एनओसी हो, गलत जगहों पर नहीं खरीदें चीज़ें। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकें। हमारा सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर हम ऑलरेडी लोगों को गाइडेंस फ्राहम कर रहे हैं और इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले हमें इसकी जो जड़ है
उसको ठीक करना पड़ेगा। इसकी जड़ है जो रियल्टर्स हैं, यानी कि वो लोग जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं। आम शख्स को घर बैठे प्रॉपर्टी का नहीं पता होता, उसको कोई ना कोई रियल्टर बताता है, कोई ना कोई रियल एस्टेट एजेंट बताता है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे इंटरनेशनली हम इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज को डील करते हैं तो हमें एक लाइसेंस चाहिए होता है, एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। बाहर की प्रॉपर्टीज हम उस लाइसेंस के बगैर नहीं बेच सकते और हमारी हर ट्रांजैक्शन बाहर रिकॉर्डेड होती है, यानी कि हम किसी के साथ गलत बयानी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम पाकिस्तान में भी आ जाए कि जो भी एजेंट हो उसको पहले क्वालिफिकेशन लेनी पड़े, उसको एक अदारे से रजिस्टर्ड होना पड़े प्रॉपर, ताकि उसका हर लेन देन रिकॉर्डेड हो, और अगर वो किसी के साथ गलत बयानी करता है तो एटलीस्ट उससे सज़ा मिल सके, कोई उसने सिक्योरिटी जमा करवाई हो, जिससे आम इंसान जो कि इस तरह के धोखे फ्रॉड में आ जाते हैं उनकी कोई जो है वो उनके लिए आसानी हो सके, उनको इंसाफ मिल सके। तो ये एक बेसिक चीज़ है। और इसके अलावा ऑलरेडी आपकी बात काट रहा हूँ, ऑलरेडी ऐसे अदारों ने, आरडीए ने, सीडीए ने, एलडीए ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई है। आप वेबसाइट पे जाएं, आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, आप सोसाइटी का नाम लिखें, आपको लिस्ट ऑफ लीगल सोसाइटीज का भी पता लगता है, इलीगल का सोसाइटीज का भी पता लगता है। जी जी ठीक है। इसी तरह से जिस भी शहर में आप रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, लिए पे चले जाएं, जहां पर भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट है, वहां अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आपको पहले देखना चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। मकसद ये था कि जी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब ये तो बूस्ट करने वाली है इंडस्ट्री। इस वजह से हमने दावत दी थी जी मियां वहाद साहब को, रियल इस्टेट एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे जी, बहुत शुक्रिया